तो मेरे देश के लाल, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर बायोलॉजी फॉर क्लास 12. First, we have to see about reproduction. ये रिप्रोडक्शन बउआ, ये क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन को? एक्चुअली रिप्रोडक्शन तो हम जानते हैं कि अपने ही जैसे संतति को, अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग को नया एक ऑफस्प्रिंग देना, अपने ही जैसा, यही एक्चुअली रिप्रोडक्शन का ही मतलब होता है. लेकिन हम लोग ये रिप्रोडक्शन जब पढ़ने चलते हैं तो रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है. एक को कहते हो एसेक्सुअल और एक को कहते हो सेक्सुअल. हम उसको भी जरा सा देखना चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन ये जो मेरा होता है, एक्चुअली दो तरह के रिप्रोडक्शन हम लोग जानते हैं कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होता है. उस रिप्रोडक्शन में हम लोग की बातें जो चलती है बउआ, उसको हम लोग देखते हैं. हम लोग जानते हैं कि दो तरह का रिप्रोडक्शन है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मामला यह है कि वे सारे लोग हैं जिनके पास मेल गैमीट और फीमेल गैमीट नहीं है. जिसके पास भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है, वे लोग हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. तो वहां होता क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा. तो वो कौन लोग हैं जो लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और बाकी लोग सेक्सुअल करते हैं? जरा सा उन पर भी हम लोग निगाह डाल लेते हैं कि वे कौन लोग हैं जिनके साथ यह खेल है. तो देखिए, पूरे ऑर्गेनिज्म की मैं जिंदगी यहां उठा कर लाया हूं और पूरे ऑर्गेनिज्म में मैं बात करता हूं कि पूरा ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं. एक प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक यूकैरियोटिक होते हैं. प्रोकैरियोटिक में उसको कहते हैं जिसके सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है. तो विदाउट मेम्ब्रेन वाला जो न्यूक्लियस रखते हैं वे लोग कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक. और उसमें हमने देखा है मोनेरा जो है, मोनेरा किंगडम हम लोग पढ़ते हैं. इसमें आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया सब लोग आते हैं. तो मोनेरा को सब पढ़ते हैं. यूकैरियोटिक में जाते हैं, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के न्यूक्लियस में इन्वेलप हो. तो जिसके सेल के न्यूक्लियस का इन्वेलप हो, मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसको यूकैरियोटिक कहते हो. इसको भी दो भाग में बांटते हैं कि यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर में हमारे पास मिलता है प्रोटिस्टा. तो एक आपको किंगडम मिला मोनेरा और ये दूसरा ये प्रोटिस्टा दिखाई दे रहा है. फिर हम लोग देखते हैं कि मल्टीसेलुलर में भी दो तरह के सेल है. एक वो सेल है जिसके पास सेल वाल है और एक वो सेल है जिसके पास सेल वाल नहीं है. तो विदाउट सेल वाल वाला जो है एनिमेलिया है. तो एक किंगडम हमको यहाँ भी मिला. तो ये एनिमेलिया के पास जो है सो कि हम आपको बता दें कि एनिमेलिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. लेकिन यह भी मोनेरा दिखाया, मोनेरा में कोई सेक्सुअल नहीं होगा. जब होगा एसेक्सुअल होगा. प्रोटिस्टा में भी एसेक्सुअल होगा. और विथ सेल वाल के साथ जो हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमको दो किंगडम मिलते हैं, एक फंगी और एक प्लांटी. तो फंगी में भी, फंजाई में भी हमको जो है सो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. यानी मैंने एसेक्सुअल के लिए बताया कि 5 मेरे पास किंगडम है. 5 में से 3, 1 2 3 के पास जो है सो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और 2 के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल और प्लांटी. लेकिन प्लांटी में भी सब में नहीं, सभी प्लांट्स में नहीं. तो प्लांट्स को भी हमने दो भागों में बांटा है. एक वो जिसका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी उसका लीफ, स्टेम और रूट ये सब अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, वैसे लोग कहलाते हैं थैलोफाइटा. तो ये भी, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और फिर हम लोग देखते हैं कि जिसमें हम स्टेम, लीफ और रूट ये सब को अलग अलग कर सकते हैं, वैसे प्लांट्स में हम लोग जाते हैं. इसको भी दो भाग में बांटे हैं. एक को कहते हैं कि जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है, यानी जिसके पास वाटर और फूड को ले जाने के लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं है, उसको हम लोग कहते हो ब्रायोफाइटा. और जिसमें व्यवस्था है उसको हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग जाते हैं
तो उसमें फिर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक वो लोग हैं जिसके पास कोई सीड नहीं होता है, और एक वो है जिसके पास सीड होता है। इधर ब्राइटोफाइटा और जिसमें सीड होता है टेरिडोफाइटा। इस यहां तक हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं कि सब में एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल नहीं होता है। फिर जिसमें सीड है उसमें भी दो प्रकार है, एक जिम्नोस्पर्म है और एक एंजियोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म यानी कि जिसमें सीड तो है लेकिन सीड पर कोई कवर नहीं है, और एंजियोस्पर्म जिसमें सीड है और सीड पर कवर है, इसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। और इसी एंजियोस्पर्म यानी कि वैसे इसी एंजियोस्पर्म वैसा होता है जिसमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स है। ये एंजियोस्पर्म ही फ्लावरिंग प्लांट्स है, और हमारे टॉपिक का मेन टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मुझे बताना था कि रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कैसा होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल होता है। इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग चाहते हैं पढ़ने कि फ्लावरिंग प्लांट में आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसी चीज को हम लोग चलते हैं पढ़ने। तो जब एंजियोस्पर्म होगा तो वैसे में हमारे पास कौन कौन से पार्ट होंगे, वैसे पौधे में मुझे वैसे प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट मेन होते हैं। तो उसमें फ्लावर होते हैं, उसमें लीफ होते हैं, उसमें फ्रूट होते हैं, उसमें स्टेम होते हैं, उसमें रूट होते हैं। तो जब एंजियोस्पर्म होगा तो उसके पास फ्लावर होगा, और जब फ्लावर होगा तो उसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मैंने एक बहुत बढ़िया बात आपको बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो चीजों का होना जरूरी है। कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए, एक दुल्हा चाहिए और एक दुल्हन चाहिए। ये तय करना होगा आपको कि किसे दुल्हा और किसे दुल्हन। तो दुल्हा दुल्हन के जो खेल शुरू होता है वहां से लेकर, और जब दुल्हा दुल्हन की खोज करते हैं, फिर वहां से दुल्हा दुल्हन के मिलन, और फिर दुल्हा दुल्हन के मिलन के बाद बच्चे का जन्म, यहां तक की जो कहानी है, इस पूरी कहानी को हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। और आज हम जब किसी फ्लावर के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, फ्लावरों का भी देखना चाहते हैं कि फ्लावर का कैसे मैरिज होता है, फ्लावर से कैसे नए बच्चे आते हैं। इन सब खेल को मैं देखूंगा, और मैं देखूंगा कि फ्लावर में कहां से मैं उसका दुल्हा लाऊंगा और कहां से मैं दुल्हन लाऊंगा। इन सारे खेल को हम लोग देखने चलते हैं। तो उस खेल को देखने के लिए इस रिप्रोडक्शन के तीन भाग हैं। इस रिप्रोडक्शन के तीन भाग हैं। एक भाग तो वो है कि मिलन से पहले, और एक भाग है जहां मिलन हो रहा है, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि मिलन के बाद। यानी जिस शब्द को हम यहाँ मिलन कर रहे हैं उसको बायोलॉजी में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो एक कहानी है मेरा बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन से पहले की, और एक है मेरा आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद। तो एक तीन कहानी मेरे पास मिली, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक मिला मुझे फर्टिलाइजेशन, और एक मुझे मिला पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग तीनों में क्या पढ़ते हैं, तीनों कंडीशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि ये मेल और फीमेल, ये दोनों जब आपस में, ये हम इन दोनों को पहले तलाशेंगे, दोनों को तलाश कर लाएंगे, दोनों को जब मिलाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनते हैं, और उससे जो न्यू बेबी जो आता है, वहां तक की हमको कहानी पढ़नी है। तो हम लोग चलते हैं उसी फर्टिलाइजेशन से, वही फर्टिलाइजेशन से प्री फर्टिलाइजेशन, यानी हम चल रहे हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को खोजने। तो चलते हैं, मेरे पास जो फ्लावर है उस फ्लावर को देखने चलते हैं। फ्लावर में कैसा फ्लावर, जब फ्लावर होगा उसके पास क्या क्या होता है। तो फ्लावर में आप देखते हो, जब आपके पास फ्लावर आता है, आपके हाथ में फ्लावर है, तो फ्लावर के जो सभी पार्ट जिस पर टीके होते हैं उसको हम कहते हैं रिसेप्टेकल। तो हम लोग देखते हैं कि इस पार्ट को हम कह सकते हैं रिसेप्टेकल। क्या कहते हैं? रिसेप्टेकल। यानी कि आपको मालूम है ये रिसेप्शन कर रहा है किसका? सभी पार्ट्स का। कौन कौन से पार्ट्स है भाई?
तो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फ्लावर में पेटल होता है, फ्लावर में सेपल होता है, ठीक है, फ्लावर में स्टामेन होता है, फ्लावर में कार्पेल होता है। अक्सर ऐसा ही आप कह देते हैं कुछ कुछ। जी हाँ, हम बढ़िया से बता रहे हैं, जरा समझिएगा। फ्लावर में जो डंटी लगी रहती है उस डंटी को पेडिकल कहते हैं। और फ्लावर के जितने जो पार्ट आप देख रहे हैं, पेटल, कार्पेल, स्टामेन, सेपल, सब जिस पर टीके रहते हैं, फूला हुआ भाग है, उस फूले हुए भाग को रिसेप्टेकल कहते हो, या इसको जो है सो कि थैलेमस कहते हो, इसको थैलेमस कहते हो, ठीक है, इसको थैलेमस कहते हैं। और उस फ्लावर में जो नीचे के तरफ, हम थोड़ा सा बैक होकर आपको दिखा रहे हैं, जरा सा बैक होकर देखिए कि जब बड के रूप में हम फ्लावर को लेते हैं, बड के रूप में, कली के रूप में लेते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि फ्लावर जो अंदर में जो ये रंगीन पंखुड़ियां निकलने वाली होती है, उसके ऊपर हरी हरी जो पत्तियां जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी को हम सेपल्स कहते हैं। और यहाँ पर जो फूला हुआ भाग आपको दिखाई देता है थोड़ा सा, इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। और इसके नीचे जो डंटे निकले उसको कहते हैं पेडिसल। तो क्लियर है कि इसको पेडिसल कहते हो, ठीक है ना। ये फूले हुए भाग, यहाँ फूला हुआ भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ फूले हुए भाग को हम लोग कहते हैं, इस फूले हुए भाग को हम लोग कहते हैं थैलेमस कहते हैं, या रिसेप्टेकल कहते हैं। इसके ऊपर जो रंगीन पंखुड़ियां, हरी हरी जो पंखुड़ियां देख रहे हो आप, इसको सेपल कहते हैं। तो हमने इसी बात को बताया कि यहाँ इसको पेडिसल कहते हैं, और ये फूला हुआ जिस पर सब टिका हुआ है, इसको रिसेप्टेकल या थैलेमस कहते हैं। और इसके ऊपर जाते हैं तो हमको जो है सो कि ये सेपल दिखाई दे रहा है, इसको सेपल कहते हैं। यही बात मैंने समझाया है। और एक बात बता देते हैं, जब भी आपको फ्लावर मिलता है तो उसमें सेपल एक पत्ती नहीं होता है, लगता है कि चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो चारों तरफ से जो घेरा हुआ है, इसी के लिए शब्द मैंने इस्तेमाल किया है होल, कि सेपल का जब होल होगा, चारों तरफ से सेपल्स मिले हुए, एक नहीं कई पत्ती जब एक साथ ऐसे चारों तरफ से मिली होती हैं, तो उसको होल्स कहते हैं। और होल्स ऑफ सेपल को कहते हैं, होल ऑफ सेपल्स कहलाता है, इसको कहते हैं कैलिक्स। होल ऑफ सेपल्स कहलाता है कैलिक्स। इसी चीज को देखते हैं कि होल ऑफ सेपल्स क्या कहलाता है। तो होल ऑफ सेपल्स को कहते हैं हम लोग कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। होल ऑफ सेपल आपका कहला गया, होल ऑफ सेपल्स को कहते हैं कैलिक्स। ठीक ऐसे ही जब इस रंगीन पत्ती से आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है जो रंगीन पंखुड़ियां, ये ग्रीन लिप्स के ऊपर जब बढ़ते हैं तो आपको मिलता है कोई कलर्ड पंखुड़ियां मिलती हैं, कलर रंग की जो है सो की लिप्स मिलते हैं, यानी कि जो कलर रहते हैं, जो किसी को आकर्षित करते हैं, जिसको हम फूल की पत्ती कहते हैं। वो जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग कहते हैं कौन चीज? इसी रंगीन पत्ती को हम लोग कहते हैं, इस रंगीन पत्ती को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो है सो कि पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और बहुत सारे पेटल जो चारों तरफ से जो घिरे हुए रहते हैं, यानी होल ऑफ पेटल, समझा दिए हैं कि होल का मतलब क्या होता है। ये चारों तरफ से जो लगे रहते हैं ये रंगीन पत्तियां, तो उसको कहेंगे होल ऑफ पेटल्स। और होल ऑफ पेटल्स को कहते हो कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। तो आपको मैंने बताया कि होल ऑफ सेपल्स कैलिक्स कहलाता है और होल ऑफ पेटल्स कोरोला कहलाता है। ये दिमाग में सेट करेंगे, कैलिक्स और कोरोला। ये क्लियर है सर। अब इसके अंदर जाते हैं तो हमें दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एक स्ट्रक्चर है ये जो बड़ी बड़ी डंटी निकली हुई है, ये बड़ी बड़ी जो डंटी निकली हुई है, ये जो आपको जो बड़ी बड़ी डंटी इस तरह से निकला हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टामेन। और उसके अंदर ये जो सुराही नुमा आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसको कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो जरा समझिए मेरी बात को, कि मैंने जो बताया कि ये जो स्टामेन है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं लंबी खरी, ये जो स्टामेन है, तो ये स्टामेन बहुत सारा स्टामेन उसमें लगा होगा। तो स्टामेन के होल ऑफ स्टामेन को हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। तो होल ऑफ सेपल्स कैलिक्स, होल ऑफ पेटल्स कोरोला, होल ऑफ स्टामेन एंड्रोसियम। और आपसे कोई पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, तो यही एंड्रोसियम है।
मैंने बताया कि दो चीज होगा, मेल और फीमेल होगा, तभी जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, आपसे कोई पूछे तो बिना आंख मूंद कर हम कहेंगे एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम का मतलब मैंने बताया होर्ल ऑफ स्टामेन। हो सकता है एक भी स्टामेन हो, बहुत सारे स्टामेन हो, लेकिन जब स्टामेन का होर्ल होता है उसी को हम एंड्रोसियम कहते हैं। और उसके अंदर जो सुराही नुमा मुझे ये स्ट्रक्चर दिखाई, खूबसूरत स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। और ये होर्ल ऑफ कार्पेल या पिस्टल, जब सबका होर्ल बताया तो इसका भी तो बताना पड़ेगा ना। तो होर्ल ऑफ कार्पेल या पिस्टल कहलाता है गाइनोसियम। और यही गाइनोसियम जो है, इसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्लियर हो गया मेरे पास कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, एंड्रोसियम है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, गाइनोसियम है। यानी मुझे अगर दुल्हा खोजने जाना होगा तो मुझे इस एंड्रोसियम के पास जाना होगा, दुल्हन खोजना होगा तो मुझे गाइनोसियम के पास जाना होगा। यह क्लियर है। तो हम इधर उधर क्या सोचे, क्या देखना है मुझे, मैं कहां जाऊं कैलिक्स के पास, मैं कहां जाऊं कोरोला के पास। हम चलते हैं इसी एंड्रोसियम के पास चलते हैं, यानी स्टामेन के पास चलते हैं, देखते हैं स्टामेन और ये कार्पेल या जिसको पिस्टिल कहते हैं, ये स्टामेन और पिस्टिल कैसे होते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास जाएंगे तो स्टामेन के पास जाएंगे तो मेल मिलेगा और कार्पेल के पास जाएंगे तो फीमेल मिलेगी। इसीलिए हम लोग वहीं पर कदम बढ़ाते हैं और वहीं की तरफ चलते हैं। तो हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है कि हम चलते हैं दुल्हा की, पहले हम दुल्हा की खोज करते हैं, पहले दुल्हा को खोज लेते हैं, तब हम लोग दुल्हन को खोजेंगे। तो दुल्हा कैसा है जरा उसी को हम लोग देखना चाहते हैं कि दुल्हा है तो है कैसा। तो हम देखते हैं इस स्टामेन का स्ट्रक्चर, ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक को एंथर कहते हैं और एक को फिलामेंट कहते हैं। स्टामेन के ही हालात है, स्टामेन के ही हालात है, बहुत विशेष हालात है। देखिए मैंने बताया है ये ऊपर का लगता है कि दो भागों में बटा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं स्टामेन का स्ट्रक्चर है। मैंने स्टामेन का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ऊपरी भाग को इसको कहते हो एंथर, इसको एंथर कहते हैं, और ये नीचे के भाग को इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। ये तो दुल्हा, ये तो यहीं पर हमको दुल्हा मिलेगा। तो हमने बताया कि बहुत सारे स्टामेन होंगे, होर्ल में होंगे तो उसको एंड्रोसियम कहेंगे, और उसी एंड्रोसियम में अगर मुझे स्टामेन मिला, स्टामेन को मैं दो भागों में देख रहा हूं, एक जो ये लंबी सी डंडी दिखाई दे रही है ये फिलामेंट है, और एंथर, इसी एंथर में दुल्हा छुपा हुआ है। हम एंथर भी खोलेंगे, वो भी चलेंगे। जरा से यहाँ एक और देख ले, ये सुराही नुमा स्ट्रक्चर, इसको भी मैंने कहा ये क्या है, ये है कार्पेल, या इसको कह सकते हैं क्या, व्हाट इज दिस, इट इज पिस्टिल। On the upper part of the pistil, upper part of the carpel, ये कार्पेल का यह ऊपरी भाग जहां पर ये दुल्हे राजा आकर चिपकते हैं, यहीं पर आकर चिपकते हैं, इसलिए इस भाग का नाम है स्टिग्मा। यहीं पर दुल्हे राजा आकर दुआरी अपना लगाते हैं, अपने बारात का दुआरी लगाते हैं। और ये बीच का जो आपको दिखाई दे रहा है सुराही नुमा, ये इसको कहते हो स्टाइल, और ये नीचे का जो मोटा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हो ओवरी। तो आप समझो जरा सा, यहां पर इस चीज को समझेंगे कि कार्पेल को भी मैंने तीन भाग में बांटा है, स्टामेन को दो भागों में, कार्पेल को तीन भागों में। लेकिन अभी मेरी कहानी इसी पहले दुल्हा को खोजने चलते हैं, जरा एंथर की ही बात करेंगे, उधर की हम बात करते हैं। तो हमने ये बता दिया है कि अब वहीं से चलते हैं, तो हम यहां से बात करते हैं। तो यही बात मैंने बताया था कि ये कार्पेल की ये थैलेमस से जुड़ा हुआ, हमने बताया स्टामेन के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टामेन की स्थिति क्या है भाई। तो स्टामेन का जो भाग जिसको फिलामेंट कह रहे हैं, वो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट। क्यों, तो थैलेमस से जुड़ा रहता है, यानी कि थैलेमस के जो पास है, प्रॉक्सिमल यानी पास, थैलेमस के जो पास है,
प्रॉक्सिमल, इसीलिए फिलामेंट को कहते हो प्रॉक्सिमल पार्ट, और एंथर को कहते हो डिस्टल पार्ट। डिस्टल यानी कि दूर, डिस्टल दूर, डिस्टल दूर। तो थैलेमस से जो दूर है, एंथर का जो पोर्शन, जो स्टामेन का जो पोर्शन जो थैलेमस से दूर है, जिसको एंथर कहते हैं, वो डिस्टल पार्ट, और थैलेमस को जो पास है, जिसको फिलामेंट कहते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट कहलाता है। एकदम क्लियर कट मामला में हम लोग चलते हैं सर, कहीं इधर उधर नहीं। देखिए, तो हम वहां पे एक और बढ़िया बात आपको बताते हैं कि जब यह थैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है, थैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है फिलामेंट, तब तो स्टामेन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह स्टामेन का जो फिलामेंट है वो किससे, तो ये किससे जुड़ा है, पेटल से जुड़ जाए, पेटल से जुड़ा रहता है, कोरोला से जुड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये सोलेनेसी में ऐसे दिखाई देता है। सोलेनेसी क्या है आपको समझ में नहीं आता है। सोलेनेसी में आलू आ जाते हैं, पोटैटो, सोलेनेसी में बैगन आ जाते हैं, भंटा, ठीक है ना। तो ये वो सब जो चीजें हैं, उसके पौधों में जाओगे तो उसके फूलों में देखोगे तो स्टामेन जो है कहां, पेटल से लगे हुए रहते हैं। तो ऐसे 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 स्टामेन को हम लोग एपीपेटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीपेटलस कहते हैं। एक चलते चलते राह में ये भी बात जान गया हम लोग कि जब स्टामेन पेटल से जुड़ा रहता है तो उसको एपीपेटलस कहते हैं। ये स्टामेन देख रहे हैं, पेटल से जुड़ा हुआ है, इसको एपीपेटलस कहते हैं। ज्यादातर तो स्टामेन जुड़ा कहां से रहता है, स्टामेन का फिलामेंट थैलेमस से जुड़ा रहता है। खेल तो यही देखे हम लोग, फुल फ्लावर में देखे हम लोग। तो हम लोग ये जान गए कि ये स्टामेन को दो भागों में बांटा, एक फिलामेंट और एक एंथर में बांटा। जरा एंथर की ही वो तस्वीर हम देखना चाहते हैं, उसी एंथर की तस्वीर हम देखना चाहते हैं। इस एंथर का मैं क्रॉस सेक्शन करता हूं, यानी यहां से मैं इसको काट कर मैं इसके अंदर झांकना चाहता हूं और इसके अंदर झांक कर देखना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या है। तो हम इसके अंदर झांके हैं, यहां तो दो लोब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक ऐसे ही इसके पास दो लोब है, एक लोब ये है और एक लोब ये है। ये भी एक लोब है, इसको कह लो वन लोब, तो वन लोब है, और एक दूसरा का लोब ये है, ये दूसरा लोब, टू लोब, सेकंड लोब कह दिए, फर्स्ट लोब है, ये सेकंड लोब है, ठीक है ना। ये फर्स्ट लोब कहिए, इसको फर्स्ट लोब कह सकते हैं और इसको सेकंड लोब कह सकते हैं। तो ऐसे तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये फर्स्ट लोब है और सेकंड लोब है, मान लीजिए। तो लोब में फिर क्या होता है, लोब में आप देखते हैं कि दो भागों में बटा हुआ चीज दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये। तो ये जो पोर्शन देख रहा है, इतना भाग, इसको ठेका कहते हैं। यानी एक लोब में दो ठेका है, एक और एक दो। फिर यहां भी एक लोब में दो ठेका, एक और एक दो, दो ठेका है। यानी कि एक एंथर में कितने ठेका है, एक एंथर में 4 ठेका है। तो वन एंथर सीधा सीधी बात है, वन एंथर में, एक एंथर में कितने लोब, 2 लोब दिखाई दे रहा है। एक एंथर में कितने ठेका, 4 ठेका, 4 ठेका है, ठीक है ना, 4 ठेका है। अच्छा, एक ठेका, तो अच्छा वन लोब में 2 ठेका है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाइथेकस कहते हैं। एक लोब में कितने ठेका, वन लोब में 2 ठेका है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको बाइथेकस कहते हैं। ये क्लियर है। अब हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, तो हम लोग देखे हैं कि जब हम इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं, इसको काटते हैं एंथर को, तो हमको दिखाई देता है कि एक एंथर में 2 लोब है और एक लोब में 2 ठेका है, ठीक है। यानी कि एक एंथर में 2 लोब और एक एंथर में 4 ठेका। हम लोग देख लिए इस ठेका में क्या होता है, जरा देखो इस ठेका में क्या होता है। इस ठेका में होता है कि हम लोग देखे हैं, एक ठेका, 2 ठेका, 3, 4 ठेका। ये हम लोग 4 ठेका को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, 4 ठेका को देख रहे हैं। और 4 ठेका में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग 4 ठेका में देख रहे हैं
चार ठेका में देख रहे हैं हम लोग कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में जो है सो कि यहां देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर को बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इस ठेका में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है ना। इस माइक्रोस्पोरेंजियम जो देख रहे हैं कि जैसे ये दिखाई दिया है ठेका, आपको लग रहा है कि बड़ी बड़ी नली उसमें से निकल रही है एंथर में से, जी हां वैसा ही लगेगी। और उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है। और स्पोरोजिनस टिश्यू का टिश्यू किससे बनता है सर? टिश्यू किससे बनता है? बहुत सारे सेल मिलेंगे, सिमिलर टाइप के सेल मिलते हैं। तो सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि यहां ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इसमें क्या है भाई? तो इसी में है पोलन मदर सेल। और यही पोलन मदर सेल, यानी इसका एक और नाम मैंने दिया है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हमारी कहानी जो चली, जहां से हम चले, क्या कहानी कहा? क्या कहानी कहा? जरा कहानी को समझिए। कहानी ये कहा कि एंथर को जो हम काट के देखते हैं तो मुझे दिखाई क्या देता है कि उसमें एक दो लोब दिखाई देता है और एक लोब में दो ठेका, यानी कि चार ठेका एक एंथर में। और उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर मुझे दिखाई देता है कि इसमें जो है कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। और स्पोरोजिनस टिश्यू कहने का मतलब कि जो सेल, जिन सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू बना है उस सेल का नाम है पोलन मदर सेल, यानी PMC, या उसके एक और नाम दे सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। तो हमको जो इसमें सेल मिला उसको हम क्या कहे हैं? उसको PMC कहे हैं या उसको MMC कहे हैं, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। नहीं पूछा, समझ में आपको? मैं बताता हूं। हम तो निकले थे दूल्हे राजा की खोज में, मुझे पता चला कि वह कहाँ है भाई? तो वह जो है सो के स्टामेन में है। तो स्टामेन के किस पोर्शन में है? तो स्टामेन के एंथर पोर्शन में है। हम एंथर के पास जाते हैं तो वहां मालूम चलता है कि एंथर में ठेका है, एंथर में दो लोब है। हम लोब में जाते हैं, लोब में जाते हैं तो मुझे पता चलता है कि एक लोब में दो ठेका है, यानी दो लोब मिलाकर चार ठेका हुए। ठेका में गए, ठेका में हम जब जाते हैं तो मुझे ठेका में जब जाते हैं तो ठेका के देखते हैं कि ठेका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। लोग मुझे कहते हैं कि मेगास्पोरेंजियम के पास अगर पहुंच जाइएगा तो वहीं पर दूल्हे की मां रहती है, वहीं पर दूल्हे की मां रहती है, वहीं पर दूल्हे की जो मां रहती है उसका नाम है पोलन मदर सेल, यानी उस दूल्हे की मां का नाम एक और है माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप वहां तक पहुंच जाइए तो काम हो जाएगा। जब हम पहुंचते हैं तो हमको ये जो ठेका के सबसे ऊपर जो लेयर था इसको मुझे पार करना था। और जो सबसे ऊपरी लेयर है इसका नाम था एपिडर्मिस, इसको मुझे पार करना था। एपिडर्मिस के बाद मुझे एंडोथेसियम था लेयर, उस लेयर को पार करना था। और एंडोथेसियम के बाद एक लेयर था, उसका नाम था मिडिल लेयर, उसको मुझे पार करना था। और उस मिडिल लेयर के बाद एक लेयर था, उसका नाम था टेपेटम। इस टेपेटम की खासियत थी कि इसमें दो न्यूक्लियस होता था, टू न्यूक्लिएटेड था, यानी कि इसमें दो न्यूक्लियस थे। इस टेपेटम में दो न्यूक्लियस था, बारीकी वाला सेल था रे भाई।
बहुत बारीकी का सेल था कि इसमें दो दो न्यूक्लियस थे। ये काहे के लिए थे? ये टेपेटम काहे के लिए था? तो टेपेटम जो है ये ठीक इसके ऊपर था, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के ठीक ऊपर था, यानी जो हम दिखाई दे रहा है यहीं पर ये टेपेटम था। टेपेटम यहीं पर लगा हुआ था इसके ऊपर से। और इसका काम क्या था? इसके पास इसका काम था कि ये जो है सो कि बहुत मानता था और ये उसको भोजन पानी दाना उसको नॉरिश करता था, उसको भोजन सप्लाई करता था। खा लो, बरियार हो जाओ, तुमको तो जाना है, तुम ही न दोगे, तुम ही दोगे दुल्हा को, इसलिए तुम खूब खाओ पियो सब, क्योंकि तुमको दुल्हा देना है। ठीक है, तो ये उसको वो नेचर, ये टेपेटम जो है नॉरिश करता है। तो कहेगा कि ये लोग क्या करते हैं सर, जो एपिडर्मिस मिले, एंडोथेसियम मिले, ये मिडिल लेयर मिला, जी समझ में आ रहा है, ये प्रोटेक्शन के लिए है, कोई धावा नहीं बोलते। ऐसा ही मेरे दुल्हा को कोई उठा के मत लेकर चला जाए, इसीलिए प्रोटेक्शन में ये खा रहा है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्टिव है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्टिव है। और एक और काम करते हैं, कौन सा? कि जब यहां से दूल्हे राजा को निकालना होगा तब यहां पर ये जो फूटेगा और फूट के जो बाहर निकलेगा, तो उस समय भी ये काम करते हैं, डेहिसेंस का काम करते हैं। तो प्रोटेक्टिव है और डेहिसेंस है। कौन प्रोटेक्टिव डेहिसेंस है? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर। लेकिन टेपेटम न प्रोटेक्टिव है न डेहिसेंस है, ये सिर्फ नॉरिश करता है। किसको? मेगा स्पोरेंजियम में जो एस्प्रोजिनस टिश्यू है उसको खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, बरियार हो जाओ। और उस एस्पोरोजिनस टिश्यू में कौन है? तो उस एस्पोरोजिनस टिश्यू में हमारी है पोलन मदर सेल है, उसी के अंदर पोलन मदर सेल है। और यही पोलन मदर सेल, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल दूल्हे राजा को देने वाली है। कैसे देंगी? तो हम लोग जब यहां से पहुंच गए, एपिडर्मिस को पार कर गए, एंडोथेसियम को पार कर गए, मिडिल लेयर को पार कर गए, ठीक है ना, जब हम लोग पहुंचते हैं इस पोलन मदर सेल के पास, ये कहती है कि दुल्हा देंगे, एकदम देंगे, मैं तो मदर हूं, मेरा नाम ही है पोलन मदर सेल, मेरा नाम ही है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मैं दूंगी, मैं ट्वेन हूं, मैं डिप्लॉयड हूं, मैं हैप्लॉयड दूंगी, आप उस दुल्हा को ले जाना, मैं दूंगी। इसके लिए वो क्या करती हैं? वो मियोसिस करती हैं। आप जानते हो मियोसिस दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 से 2 और फिर उस 2 से 4, यानी कि एक ही मियोसिस तो एक ही हुआ, लेकिन मियोसिस एक ही मियोसिस के दो पार्ट है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और हमको मिला मेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। ऐसे नहीं है यार, ये सब की दीवार सेमी है, जरा सा हम दिखाते हैं, ये सब की दीवार तो सेमी है, हमने कुछ गड़बड़ बना दिया, ठीक है ना। ये सब की दीवार सेम है, चाहते तो हम सेम ही बनाते, अच्छा रहता। ये देखिए ऐसे बना रहे हैं, और सब की दीवारों को हम एक ही कर देते हैं। देखिए ये सब की दीवारों को हम एक ही कर देते हैं, ये ठीक है। 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे बांट दें, ये अच्छा, ऐसा जो अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं हम लोग। ये हमारी हाथ की बात है, ठीक है ना, ये हमारी हाथ की बात है, जैसा बना ले, ठीक है। ये चारों की दीवारें सेम है, ये चारों की दीवारें सेम, ठीक है। इस तरह से 4 भागों में हम लोग इसको बांट लेते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये सब एन है, ये भी एन 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 एन, ये सब एन है। तो यहीं से इसी को आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? मेरा आंसर सिंपल सा है कि पीएमसी से, पोलन मदर सेल से मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड प्राप्त करने की, या माइक्रोस्पोर प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस विच गिव्स माइक्रोस्पोर फ्रॉम
पोलन मदर सेल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं बात। तो क्या इसने दे दिया? दे दिया? अरे हाँ यार, इन्होंने माइक्रोस्पोर तक तो पहुंचा दिया। ये पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर तो ले लिए, लेकिन ये माइक्रोस्पोर, ये कहानी हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्पोर से हम लोग क्या करते हैं। उस माइक्रोस्पोर जो टेट्राड मिला है, उस टेट्राड के बाद ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो मिला है, उसमें से ये फिर अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। उसमें से मैंने एक को लिया है, इस 4 में से मैंने एक को लिया है और एक की कहानी सुनाते हैं। क्या होता है, क्या होता है इस एक के साथ? इसके साथ 2 तरह की कहानी है। एक वो कहानी है जो 60% एंजियोस्पर्म करते हैं, और एक वो कहानी है जो 40% एंजियोस्पर्म करते हैं। यानी कि फूलों की दुनिया में जो 60% जो फूल हैं वो एक खेल दिखलाते हैं, और 40% जो फूल है वो एक खेल दिखलाते हैं। जरा 60% वाला खेल को हम लोग पहले देखते हैं। क्या होता है इस जो सेपरेट होता है टेट्राड से, जब ये सिंगल होता है तो सिंगल इसके बाद माइटोसिस करता है, और 2 माइटोसिस यहां पर करेगा। यहां देखिए माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2, 2 तरह के माइटोसिस होंगे। लेकिन 60% में माइटोसिस 1 करके वो बेचारा रुका रहता है, इंतजार करते रहता है, और तब तक माइटोसिस 2 नहीं करता है जब तक कि उसको दुल्हन से भेंट नहीं हो। तो माइटोसिस 1 यहां किया तो क्या किया, ये सेल माइटोसिस के बाद दो सेल बनाया। एक सेल आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बड़ा सेल है, ये बिग सेल है, ठीक है ना, और ये स्मॉल सेल है। तो बिग सेल वेजिटेटिव सेल है, और एक दूसरा सेल जो दिखाई दे रहा है जनरेटिव सेल, ये स्मॉल है, ये छोटा है। उसी के साइटोप्लाज्म में ये तैरते रहता है, उसी के साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं, कि 2 सेल का स्टेज है। इस तरह से मामला होता है, और जब 2 सेल स्टेज जब बनता है उसके बाद तुरंत इसकी आवरण बनती है। अरे वाह, ये दुल्हा को कोई सही लेकर नहीं चला जाए यार, इसको प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन दो। तो प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर देखिए क्या होता है। ये तो एक आपको वेजिटेटिव सेल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कौन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमको दिखाई देता है जनरेटिव सेल। यही जनरेटिव सेल, यही वह सेल है जो कि दुल्हा बनकर जाएगा। इसी में वह गैमिट है, इसी के अंदर गैमिट है जो दुल्हा बनकर जाएगा। ये वेजिटेटिव सेल में नहीं, जनरेटिव सेल में है। और ये जनरेटिव सेल देखिए यहां पर है, और यही दिखाई दे रहा है कि इस वेजिटेटिव सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कौन है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है देखिए। और ठीक इसके ऊपर इंटाइन है। जो इंटाइन ये किसका बना है? सेलुलोज और पेक्टिन का। और इंटाइन के बाहर यानी कि सबसे बाहरी जो लेयर है उसका नाम है एक्जाइन, यानी सबसे बाहरी लेयर एक्जाइन, एक्जाइन के अंदर इंटाइन, इंटाइन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर कौन है? वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल के अंदर कौन है? जनरेटिव सेल। साफ क्लियर कट मामला में रखिए। सबसे बाहर एक्जाइन, उसके अंदर इंटाइन, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या है? जनरेटिव सेल। देखिए एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं। देखिए इंटाइन तो बना है सेलुलोज और पेक्टिन का, लेकिन जो सबसे बाहरी लेयर है यह है एक्जाइन। यह किसका बना है? यह बना है स्पोरोपोलेनिन का बनना है। स्पोरोपोलेनिन ये क्या है भाई? यह दुनिया की वह सब्सटेंस है। स्पोरोपोलेनिन वह सब्सटेंस है जिस पर कोई हाई टेम्परेचर का कोई असर नहीं है, जिस पर एसिड डाल दो, एसिड में जला दो, कोई असर नहीं है, अल्कली डाल दो, कोई असर नहीं है। कहता है तुम में से कोई नहीं फरियाने वाला है, मैं टूटने वाला, मैं सड़ने वाला नहीं हूं, मैं गलने वाला नहीं हूं, तुम मुझे गला के देख लो, मैं गलने वाला नहीं हूं। इतना हार्ड सब्सटेंस है, इतना
इतना बढ़िया सब्सटेंस, ये मोस्ट रेसिस्टेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाता है। फॉसिल बन के रहा है, करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष तक ये रह जाते हैं फॉसिल के रूप में। ये वो सब्सटेंस है स्पोरोपोलेनिन। लेकिन तब फिर इतना बढ़िया है कि इसमें से निकलेंगे कैसे? तो निकलने के लिए भैया यहां पर इसके पास कहीं कहीं छिद्र होता है जिसको हम लोग जर्म पोल कहते हैं। और इसी जर्म पोल से जब इसकी मुलाकात होगी, दुल्हन के पास जब नजदीक जाएगा, जब स्टिग्मा पड़ जाएगा वहां, तब ये अपना एक ट्यूब निकालेगा, पोलन ट्यूब इसमें से निकलेगा और इसी रास्ते जर्म पोल से होकर ये पोलन ट्यूब निकलेगा। और वहीं जब पोलन ट्यूब निकलेगा उसी समय ये क्या करेगा, अपना सेकेंड माइटोसिस करेगा, यानी एक जो दिखाई दे रहा है इससे दो बनेंगे, दो न्यूक्लियस बनेंगे। ये वहां तक की कहानी है। ये कहानी है 60% एंजियोस्पर्म की कहानी है। लेकिन 40% में क्या होता है? तो 60% समझ में आ गया क्या होगा कि माइटोसिस, एक माइटोसिस करेगा, दो सेल बनेंगे, एक वेजिटेटिव, और उसी के अंदर साइटोप्लाज्म उसके तैरते रहेगा कौन? जनरेटिव सेल, और उसके ऊपर आवरण बन जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इंटाइन, और इंटाइन के बाद कौन है? एक्साइन, और एक्साइन किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से। और जब ये स्टिग्मा पर पहुंचेगा, किसके स्टिग्मा पर? किसके स्टिग्मा पर? मैंने बताया था ना कि कार्पेल का 3 भाग, सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, नीचे ओवरी। तो स्टिग्मा पर जब पहुंचेगा सबसे ऊपर, तब ये जाकर जब अपना पोलन ट्यूब बनाता है, उस समय ये अपना सेकंड माइटोसिस करता है। ये कहानी मैंने बताया यहां तक। और जो 40% के साथ जो खेल होता है, उसका भी खेल तो जरा समझा दीजिए सर, उसका भी खेल समझा देते हैं। उस खेल को भी समझो जरा। वहां क्या होता है? वहां भी फिर एक माइटोसिस फर्स्ट होगा, क्या होगा? एक वेजिटेटिव सेल बनेगा और एक बनेगा जनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल बाहर और जनरेटिव सेल अंदर बना, बहुत सुंदर बना, जनरेटिव सेल बना। और फिर माइटोसिस 2 हो गया। कहता है कि छोड़ो यार, हम बाद में नहीं, अभी अपना हम जो बनना होगा सही बन जाएंगे, उसके द्वारे पर जाकर हम नहीं बनेंगे, ठीक है? तो यहीं पर माइटोसिस 2 कर लेता है और यहीं पर एक ये जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। इनका गैमीट अभी नहीं बनता है, जबकि उसका गैमीट कहता है कि अब ये बना दो मुझे दूल्हा, मुझे अब ये बना दो, द्वारे पर जाकर मैं दूल्हा नहीं बनूंगा, यही बना दो। तो यहीं पर बना दिया गया। ये जनरेटिव सेल माइटोसिस सेकंड किया और 2 मेल गैमीट बना दिया। और ऐसे को हम लोग कहते हैं 3 सेल स्टेज, क्योंकि यहाँ 3 सेल है। एक सेल जो वेजिटेटिव सेल है, जिसके साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमीट है, एक और एक 2, इसको कहते हैं 3 सेल स्टेज। और ये अपना तैयार है, मेल गैमीट देने के लिए तैयार है। तो हम तो चले थे दुल्हा की खोज में, और दुल्हा की खोज शायद तो हमने कर ली। क्या क्या बताया दुल्हा की खोज में, एक बार रिपीट मार देते हैं कि क्या क्या किया हमने किया कि हमने कहा कि हमने जो है ये एंथर के पास, मुझे मालूम था, एंथर को काट के देखे, एंथर में गए, हमने देखा कि उसमें 2 लोब थे, 4 ठेका था। और ठेका में क्या था? तो ठेका में हमने देखा कि सबसे बाहरी आवरण था एपिडर्मिस, उसको पार किया, उसके अंदर था एंडोथेसियम, उसको पार किया, उसके अंदर मिडिल लेयर को पार किया। उसके बाद ये क्या थे? ये तीनों लेयर प्रोटेक्टिव और डेहिसंस थे। और इसके अंदर गए तो टेपेटम था। ये कहा कि हम ही तो खाना पानी दाना देते हैं, आप लोग को पता नहीं, हम ही तो देते हैं। किसको भाई? तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर के सब लेयर थे, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम को देते हैं जो स्पोरोजिनस टिश्यू को देता है। और स्पोरोजिनस टिश्यू कहता है यार हम अपने थोड़े बने हैं, हमको बनाने वाले हैं पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मदर सेल तो अंदर है, तो अंदर उस मदर को क्या कहते हैं? पोलन मदर सेल। और उस पोलन मदर सेल के पास जाते हैं तो हमने देखा कि वह पोलन मदर सेल जो है मियोसिस करके टेट्राड बनाती है। और टेट्राड जब बनती है, ठीक है, तो हम कहती है कि वो पोलन मदर सेल कहते हैं कि मैं तो 2n हूं, यानी डिप्लॉयड हूं, मैं तुरंत आपको हैप्लॉयड देती हूं। और जो हैप्लॉयड जो हमको मिलता है, तो हैप्लॉयड जो है सो कि हैप्लॉयड क्या करता है? ये 2 खेल करता है। एक 60%
मेंजेशन के लिए, 40% के लिए, 60% के लिए क्या करता है कि माइटोसिस, एक पहला माइटोसिस करके 2 सेल देता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जिसके ऊपर आवरण चढ़ जाते हैं, सबसे बाहरी आवरण एक्साइन, उसके अंदर इंटाइन है। और ये अभी माइटोसिस 2 नहीं करते हैं, तब तक नहीं करते हैं जब तक ये पोलन ट्यूब नहीं बनाते हैं। पोलन ट्यूब कब बनाते हैं? जब ये स्टिग्मा पर जाते हैं, और जब स्टिग्मा पर जाते हैं तभी ये माइटोसिस 2 करते हैं, और फिर यहीं पर ये भी 2 मेल गैमीट देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 2 सेल स्टेज में है। और 40% वाले केस में माइटोसिस उसी समय 2 लगातार माइटोसिस होती है। पहला माइटोसिस से वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, और फिर दूसरा माइटोसिस से वही जनरेटिव सेल जो है 2 मेल गैमेट देता है। ठीक है, तो ये 3 सेल स्टेज कहलाता है। इस तरह से हम लोग दूल्हे को हमने खोज लिया है। अब हमारी बारी है कि हम दुल्हन के फेरा में पड़े कि दुल्हन कैसी है। लेकिन उस जाने से पहले जब हमको दुल्हा मिला तो हमने जो कहा कि दुल्हन दूल्हे का ये पोलन ग्रेन का, इसको पोलन कहते हैं, ये पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर जो मिला मुझे, इस पोलन ग्रेन का क्या खूबी है जरा सा हम देखना चाहते हैं। तो उस पोलन ग्रेन के बारे में हम लोग कुछ खूबियों को देखना चाहा। हमने माप के देखा, तो हमने माप के क्या देखा कि वो 25 से 50 माइक्रोमीटर की डायमीटर वाला है, ये हमने देखा। लेकिन लोगों ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा है कि सब इसमें गुण नहीं है, कुछ अवगुण भी है, कभी कभी एलर्जी भी देता है। तो हमने कहा कि हाँ यस, तो बहुत सारे हमने देखा पोलन ग्रेन्स को, स्पेसीज को एलर्जी भी देते हैं। किस तरह के एलर्जी? तो ब्रोंकियल एप्लीकेशन देते हैं, जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कर देंगे, अस्थमा कर देंगे, ब्रोंचाइटिस कर देंगे, इस तरह की, यानी कि ये सांस लेने की जो बीमारी है ये उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी एलर्जी भी देते हैं। और ये हमको देखने को मिला कि एक पार्थेनियम जो पौधा है, पार्थेनियम जो प्लांट है, जिसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं, ये तो भाई ये पोलन एलर्जी करते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में जो इसे आया था कैसे, तो ये कैरेट ग्रास इंडिया में आया था किसके साथ? जब व्हीट हम लोग इंपोर्ट किए थे तो उसी व्हीट के साथ ही इंडिया में चला आया था। तो हम लोग देखे हैं कि ये एलर्जी उत्पन्न करने वाले भी पोलन ग्रेन होते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इतना न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जानते हैं कुछ लोग जो है सो कि वेस्टर्न कंट्री में इसको पोलन टैबलेट के रूप में लेते हैं या सिरप के रूप में लोग यूज करते हैं। काहे के लिए? तो अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, खासकर कैटलिस्ट और रेस के जो हॉर्सेस है उनको ये लोग ये टैबलेट खिलाते हैं, सिरप खिलाते हैं। किसका? ये पोलन ग्रेन का टैबलेट और सिरप खिलाते हैं कि भाई बहुत रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, ये जो है सो कि उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा। इस तरह से वो लोग यूज करते हैं यहाँ पर। और एक बात भी बता दूं, उनसे पूछा पोलन ग्रेन से, यार तो जिंदा कितना देर रहते हो, किस पर निर्भर करते हो? तो पोलन ग्रेन निर्भर करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है, कि जैसा टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, वैसे ही यह काम करता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और एक विएबिलिटी इसका देखते हैं, यानी कि ये कितनी देर तक ये में अपना काम कर देगा, कब ये मेल गैमेट कितना देर में जाएगा और एक्टिव रहेगा, निष्क्रिय नहीं होगा, एक्टिव कितना देर तक रखता है, इसकी विएबिलिटी कहलाती है, इसकी एक्टिवनेस विएबिलिटी कहलाती है। तो जब ये निकलता है, निकल के झड़ जाता है, तो झड़ने के बाद ये 30 मिनट तक ही एक्टिव रहता है। किसमें? तो यह 30 मिनट तक एक्टिव रहता है राइस और व्हीट के प्लांट्स में। राइस और व्हीट में मात्र 30 मिनट, लेकिन महीनों तक अगर एक्टिव किसी में रहता है तो वह रोजेसी का ग्रुप है, लेगुमिनेसी का ग्रुप है, सोलेनेसी का ग्रुप है। लेगुमिनेसी में सारे आपके जितने दलहन पौधे होते हैं सब लेगुमिनेसी में आते हैं। सोलेनेसी बताइए कि आलू है, बैगन है, ये सब आते हैं। और रोजेसी का मतलब बुझ रहे हैं कि रोज वाले जितने ग्रुप हैं वे सब रोजेसी कहलाते हैं। तो रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, इसमें इनके जो पोलन ग्रेन है इनकी विएबिलिटी महीनों तक रहती है। ये निकल के झड़ने के बाद जब सेट हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, तब इसके बाद भी लंबे समय तक ये एक्टिव, लंबे समय के बाद भी यूजफुल ये अपना आगे का काम कर सकते हैं। ये हमने इसके बारे में देखा। और पोलन ग्रेन को तो हम कभी कभी स्टोर भी करते हैं। स्टोर कैसे करते हैं? स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करते हैं कब? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम स्टोर करते हैं। और इस तरह से स्टोर करके इसको हम लोग
इसको वर्षों तक लेकर रखते हैं, कई एक ईयर्स तक, मेनी ईयर्स तक इसको लेकर रखते हैं हम लोग। और ये स्टोर्ड पोलैंड ग्रेन का यूज हम लोग पोलैंड बैंक में या सीड बैंक में करते हैं। काहे के लिए? तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम को करने के लिए हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं। तो इस पोलैंड की तो हमने सब कहानी देख ली। अब हमारी बारी है उस दुल्हन की कहानी देखना, जो दुल्हन के फिल्म है। दुल्हे के बारे में तो बहुत सारा जान लिया, जरा उस दुल्हन के बारे में जाने कि दुल्हन कहाँ है। तो वही कार्पेल या पिस्टिल जिसको मैंने कहा था, वही कार्पेल या पिस्टिल की मैं बात कर रहा हूँ कि कार्पेल या पिस्टिल जिसके बारे में मैंने कहा था कि अगर वही कार्पेल या पिस्टिल यदि एक सिंगल है, किसी फ्लावर में सिंगल है तो उसको मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और बहुत सारे हैं तो उसको मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। और मल्टी कार्पेलरी में भी मामला ये है कि अलग, यदि अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग है तो उसको कहते हैं एपोकार्पस, और एक ही में गुथे हुए हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सिनकार्पस। एक ही में अगर सब कार्पेल मिले हुए हैं तो इसको कहते हैं सिनकार्पस, और अलग अलग है तो उसको कहते हैं हम लोग एपोकार्पस। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो लोटस में से दिखाई देता है, और सिनकार्पस का एग्जाम्पल हमारे पर पापावर में दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग ये भी जाने, और हम लोग जान रहे हैं इसकी पूर्ण कहानी को। तो हमने इसे जैसे दिखाया था कि थैलेमस होता है, थैलेमस के ऊपर सेपल होता है, तब पेटल होता है, तो स्टामेन, और इसके अंदर जो है जैसे कि मैंने दिखाया था कि कार्पेल या पिस्टिल है। तो ये कार्पेल पिस्टिल में मैंने बताया था कि सबसे ऊपरी भाग जहां पर स्टिग्मा, ये स्टिग्मा जहां पर कौन आकर लगता है, यहीं पर वो मेल गैमीटा का लगता है, मेल गैमीटा ही पर आकर लगता है, तो इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये चिपचिपा होगा, ये चिपचिपे होते हैं, और इस भाग का हम स्टाइल कहते हैं। और सबसे नीचे ये फूला हुआ भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। यही ओवरी आपसे पूछने वाले पूछते हैं कि फ्रूट कैसे बनता है, किससे बनता है, तो फ्रूट को बनाने वाला यही ओवरी है। यही ओवरी जो है सो कि आगे चलकर फ्रूट बन जाता है, और इसके अंदर एक ओव्यूल है, वह आगे चलकर सीड बन जाता है। उसको हम बताएंगे कि ये ओव्यूल जो है, ये इसके अंदर जो ओव्यूल है, ये आगे चलकर, ये ओव्यूल जो देख रहे हैं ये अंदर में है, अभी आगे बताएंगे। यही ओव्यूल यही आगे चलकर क्या बनाता है, सीड बनाता है, और ओवरी आगे चलकर क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। लेकिन कहते हैं लोग एप्पल को, स्ट्रॉबेरी को लोग कहते हैं कि फॉल्स फ्रूट है। काहे कहते हैं लोग एप्पल और स्ट्रॉबेरी को फॉल्स फ्रूट? इसलिए कहते हैं कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी जो है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो फ्लावर देख रहे हैं, इसमें जो थैलेमस देख रहे हैं, थैलेमस ही आगे बढ़कर जो है सो कि फ्रूट का रूप ले लेता है। किसमें? एप्पल और स्ट्रॉबेरी में। इसीलिए हमारे बोटानिस्ट जो है इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। कहते हैं क्या रे यार, ये ओवरी से थोड़े बना है, एप्पल और स्ट्रॉबेरी का फल जो है ओवरी से थोड़े बना है, ये तो थैलेमस से बना है, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट लोग कहते हैं। तब क्लियर हो गया कि सर ओवरी ही क्या करता है, फ्रूट बनाता है। और ओवरी के अंदर हम लोग देखते हमको पता लगा कि यही कार्पेल है जिस जहां पर हमको दुल्हन मिल जाएगी। तो हमने पता लगाया कि उस कार्पेल में, उस पिस्टिल में, जब हम लोग ओवरी के अंदर जाते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल। ये ओव्यूल कैसे लगा है, तो ओवरी में एक हमको जो गद्देदार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ ये फनिकल जिससे जहां पर मिलता है ओव्यूल से, इसको हम लोग कहते हैं हिलम। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग हिलम कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमको जो दिखाई दे रहा है कि हमारा जो फनिकल है और ये जो हिलम है, हिलम में जो मुझे दिखाई दिया है, हिलम से मिला हुआ है ओव्यूल, और ओव्यूल कहिए चाहे इसको मेगा स्पोरेंजियम कहिए, इसको मेगा स्पोरेंजियम कहिए, और यही बनाता है कौन चीज, सीड बनाता है। यही बनाता है इसको कौन चीज, सीड बनाता है। तो ये सीड हमारा तैयार है बनकर, और ये सीड जो बना हमारा, सीड जो बन गया मेरा, यही से सीड जो हम लोग देखते हैं कि जो भी फ्रूट लेते हैं उसके अंदर सीड पड़ा रहता है, और सीड बनाने वाला कौन है, ओव्यूल। और इसमें जो खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं लोक्यूल। तो हमने सारे स्ट्रक्चर को इसको देख लिया कि इसमें क्या क्या होते हैं। और यहां पर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखाई देता है कि यही जो ओव्यूल है, ओव्यूल में बहुत सारे
इस तरह के जो है सो कि न्यूसेलस हमको प्राप्त पाए जाते हैं उस ओव्यूल में। हाँ, एक बात बताना भूल गए कि इस फ्यूनिकल और फ्यूनिकल जहां मिला ओव्यूल से उसको कहते हैं हिलम। और ये देखिए एक बहुत बड़ा खूबसूरत चीज दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है सो कि मैं बनाऊं यहां पर कि मैंने बताया कि इसमें जो है सो कि ये तो हो गया ओव्यूल, और ओव्यूल के ऊपर से जो है सो कि देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को कि जो इसके ऊपर इन्वेलप के रूप में है। इस इन्वेलप वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, इसी इन्वेलप वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट कहते हैं। इस ओव्यूल के ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट। इसको इंटेगुमेंट कहते हैं। और इस इंटेगुमेंट एक नहीं, दो नहीं, तीन, बहुत सारे, लेकिन एक चीज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इंटेगुमेंट थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ा हुआ है। ये काहे के लिए जगह छोड़ा हुआ है भाई? तो आपको समझना चाहिए ये उसी लिए जगह छोड़ा है कि जब मेल गैमेट आएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, और जब आएगा यहाँ पर ताने का रास्ता चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर जगह छोड़ा है। और जहां पर ये जगह छोड़ा रहता है उस भाग को कहते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। जहां पर इंटेगुमेंट जगह छोड़ा हुआ है उस भाग को कहते हो माइक्रोपाइल, और ठीक इसके अपोजिट भाग को कहते हो चला जा। इधर माइक्रोपाइल है तो ठीक इसके अपोजिट चला जा, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां भी देखिए एक फिगर जैसे आपके बुक में दिया हुआ है कि फॉलिकल को यहां बना दिया, हिलम को यहां बना दिया है। तो लड़के ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि फॉलिकल और हिलम के हिसाब से आप तय कीजिएगा कि कहां चला जा है और कहां जो है माइक्रोपाइल है। नहीं नहीं नहीं, जब माइक्रोपाइल जहां है, जहां छिद्र छूटा हुआ, इंटेगुमेंट जहां पर नहीं है, तो वो माइक्रोपाइल है। ठीक उसके अपोजिट वाले को कहते हैं कौन चीज? चला जा। और इस तरह का अगर केस हो कि इस तरह का फॉलिकल और हिलम इस तरह सबको मिला हुआ लगे, तो इसको कहते हो एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हो, इसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें हम लोग क्लियर करें। हम लोग तो खोज रहे हैं किसको भाई? तो हमको तो खोज रहे हैं कि कहां दुल्हन मिल जाए। तो हमको पता है कि दुल्हन इसी ओव्यूल में है, और ओव्यूल में हम लोग जाते हैं तो ओव्यूल में हमने क्या देखा कि ओव्यूल में न्यूसेलस है, और जितने ही सेल्स है न्यूसेलस, इसमें से एक, सिर्फ एक, होने को तो बहुत लोग हैं, होने को बहुत लोग हैं, लेकिन यहां राजतंत्र चलता है। ये कौन सा राजतंत्र? आप मधुमक्खी के छत्ता नहीं देखे हो। होने को तो बहुत लोग मधुमक्खियां वहां है, लेकिन वहां पर रानी एक ही है। ठीक उसी प्रकार से यहां बहुत सारे न्यूसेलस हैं, उसमें से सिर्फ एक है मेगास्पोर मदर सेल, सिर्फ एक है मेगास्पोर मदर सेल। वो कहती है कि अरे किसी के पास नहीं है, मैं बना सकती हूं, मेरे पास है मेगास्पोर, मैं बना सकती हूं। तो हम समझ गए कि हमने इस इंटेगुमेंट को पार किया, ठीक है ना? न्यूसेलस में गए और वहां पर मैंने उसको खोजा, किसको? इस एमएमसी को खोजा, मेगास्पोर मदर सेल को खोजा, और वहां से हम पाना चाहते हैं किसको? मेगास्पोर को पाना चाहते हैं। कैसे वो देती है मेगास्पोर, जरा इस खेल को समझते हैं। यही है एमएमसी, जिसको मैंने कहा था कि एकमात्र वन पीस, उन्हें को बहुत लोग थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं। ये कहती है कि मैं दूंगी मेगास्पोर। यही मेगास्पोर कैसे देती है? ये मियोसिस करती है, और मियोसिस करके, और ये ट्वेन थी, तो मियोसिस के बाद आप जानते हैं कि 4 सेल मिलते हैं। ये 4 सेल मुझे मिला, लेकिन उस 4 में से 3 बेमौत मर जाते हैं, 3 की कोई अस्तित्व नहीं रहता है, 3 डिजनरेट कर जाते हैं 3, और 1 बचता है। और उस एक जो सिंगल फंक्शनल है, एकमात्र जो फंक्शनल है, उसी का नाम है मेगास्पोर। तो यहां से जो हमने एमएमसी लिया था एक, अब ये कहानी पलट कर हो गई कि इसने तो ठीक है मियोसिस किया, और ये मियोसिस करके मेगास्पोर बना दी, इसी को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनाने की जो प्रक्रिया है, जो फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी को कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर बना, तो वो तो डिप्लॉयड था, ये क्या हो गया? हैप्लॉयड हो गया। वो ट्वेन थी,
MMC2N था और ये क्या हो गया, N हो गया, मेगा स्पोर N हो गया। अब यहां से कहानी क्या है, इसको हमको देखना है। कहानी यही है कि यह अपने आप को बड़ा करेगी, यह मेगा स्पोर अपने आप को बड़ा कर रही है, देखो बड़ा कर दी। और उसके पास एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से वो 3 माइटोसिस करती है, तो 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 बना, फिर 4 से 8 बना, यानी कि 3 बार माइटोसिस हुआ। तो एक तुम्हारा मेगा स्पोर से ये देखिए 8 न्यूक्लियस वाला सेल मिला मुझे, ये 8 न्यूक्लियस वाला सेल मिल गया। एक मेगा स्पोर के पास एक न्यूक्लियस था, उसने 3 बार माइटोसिस किया और 3 बार माइटोसिस करके 8 न्यूक्लियस वाला एक सेल बनाया। क्लियर कंसेप्ट? जी हां। और उस 8 जब बन जाते हैं तब 8 को वो कहता है कि अपना अपना जगह पकड़ो, अलग अलग जाकर बैठो। तो उसमें से 3 चला गया माइक्रोपाइलर इंड में, ये माइक्रोपाइलर इंड है ना, यहीं से लोग आएगा, कौन आएगा, यहीं से मिल गया मिटाएगा। तो यहां से जहां पर आपका आवरण नहीं है, इंटेगुमेंट नहीं है, इस इधर के एरिया को माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। और इधर 3 को कहा, 3 न्यूक्लियस को कहा कि उधर बैठ जाओ, 3 को कहा कि अपोजिट चले जाओ, यानी कि चला जाए एंड में चले जाओ, और 3 को यहां बैठाया, और जो है सो कि 2 को यहां कहा, ठीक है, 2 को यहां कहा। जरा देखेंगे हम लोग। तो मेरा रानी है कहां, देखो बउआ मेरा रानी कहां है, मेरी रानी यहां है, वो दुल्हनिया यहां है। और इसको हम कहते हैं, जो बीच वाला जो देख रहे हैं आप, इस बीच वाले को कहते हैं एग सेल, फीमेल गैमेट। और इसके जो अगल बगल जो लोग हैं, इसको सहायता के लिए जो बैठे हुए हैं, ये काहे के लिए सहायता, तो यही वो लोग हैं जो रास्ता दिखलाते हैं किसको, कि जब दुल्हा राजा आएगा इस माइक्रोपाइलर से जब अपना पोलन ट्यूब भेजेगा, तो पोलन ट्यूब को बताएगा, वो रास्ता बताते हैं कि पोलन ट्यूब तुमको किधर जाना है, कैसे जाना है, कहां रानी से भेंट होगा। तो उसके लिए रास्ता बताने के इनके 2 बगल में 2 लोग हैं, और इनका ये 2 जो सेल दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सिनर्जिड। और इनके पास है फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स, यही फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स जिनके पास है, यही रास्ता बतलाते हैं कि जो पोलन ट्यूब बनेगा किसके द्वारा, तो दूल्हे राजा आएंगे, मिल गए, मिटाएगा, आपको बताए थे कि अपना पोलन ट्यूब बनाएगा, तो पोलन ट्यूब बनाएगा तो उसको रास्ता ये लोग दिखाएंगे। तो उसके लिए ये फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स, आपसे लोग पूछता है फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स कहां है, तो है भाई सिनर्जिस्ट में है। और इनका काम क्या है, तो ये रास्ता बतलाते हैं, ये भी क्लियर हम लोग रास्ता बतलाते हैं किसको, तो मेल गैमेट के पोलन ट्यूब को रास्ता बतलाते हैं। बहुत सुंदर। इस माइक्रोपाइल एंड के ठीक विपरीत साइड में जो 3 दिखाई दे रहे हैं हमको, इनको कहते हैं हम लोग एंटीपोडल। क्या कहते हैं, एंटीपोडल। इनको एंटीपोडल हम लोग सेल कहेंगे, इनको एंटीपोडल सेल कहेंगे। और ये बीच में जो 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये 2 न्यूक्लियस के साथ ये जो बड़ा सेल दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं, यही लार्ज सेल है, ठीक है। और इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, देख लीजिए इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है। आई पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो सैक कहेंगे। क्या एम्ब्रियो सैक में आपने पाया, एम्ब्रियो सैक में पाया है, हमने पाया है कितना सेल है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, 7 सेल हैं। न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस है 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला होता है एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक में कौन होता है, एग सेल। और यही दुल्हनिया की खोज में हम लोग चले थे, दुल्हनिया भी हमने खोज लिया है। अब मामला क्या है, दुल्हा खोज लिया, दुल्हनिया खोज लिया, अब क्या मामला है, अब तो बारात चलने की तैयारी करो यार। बारात कैसे चला जाएगा,
कि हम लोग दुल्हा को उठाकर और कैसे दुल्हनिया के पास लाएंगे। तो दुल्हा को उठाकर दुल्हनिया के पास तक पहुंचाने की जो कहानी है, जो डोली का हार ले जाकर जो पहुंचाने की कहानी है, उस कहानी को कहते हैं पॉलिनेशन। और हम अगला टॉपिक में पॉलिनेशन यानी बारात चलने की तैयारी में हम लोग चलेंगे। थैंक यू।